देवभूमि के सभी छात्रों को नमस्कार। करंट अफेयर्स आपका काफ़ी दिनों से रुका पड़ा था, उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। और करंट अफेयर्स का जो कार्यक्रम है इसमें आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड राज्य विशेष से संबंधित प्रश्न, और उत्तराखंड राज्य विशेष से संबंधित कुछ प्रश्नों के बाद फिर हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम को कवर करते हैं। और अब यह जो आपकी सीरीज है करंट अफेयर्स की, जो ये सीरीज है ये आपकी अब निरंतर रहेगी, रुकने वाली नहीं है, अबाध रूप से अब ये जारी रहेगी। और आप सबका इसमें सहयोग भी चाहिए। आप देखते होंगे हालांकि प्रश्न हम कम रखते हैं, 10 से 12-15 प्रश्न ही रखते हैं, लेकिन इन 12-15 प्रश्नों की मदद से आप मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर सकते हैं। कम से कम आप प्रत्येक कक्षा को यदि आप देखेंगे तो कम से कम 25 से 30 फैक्ट आप देखते होंगे जो आपके कवर होते होंगे। और प्रयास रहेगा कि आपकी इस कक्षा में जो करंट अफेयर्स हम लेकर आएँ वो विशेष रूप से जो मिसलेनियस टॉपिक होते हैं उसको नहीं लाएंगे। जो महत्वपूर्ण होते हैं, जो जिस पे डिस्कशन होता है, जिससे संदर्भित बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। और जैसे कोई नई नियुक्ति आती है या किसी की डेथ होती है या कोई नया स्थान चर्चा में आता है, उन सब के लिए हम एक अलग आपको पीडीएफ मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे प्रोवाइड कर देंगे, जहां पर इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। हालांकि आज की इस विशेष करंट अफेयर्स में उत्तराखंड से संदर्भित प्रश्न नहीं है, क्योंकि आज पहला दिन है। और आज के बाद इसमें आप देखने को पाओगे कि सबसे पहले उत्तराखंड राज्य विशेष से जुड़े हुए प्रश्न होंगे, करंट अफेयर्स के भी हो सकते हैं और जीके खंड के भी हो सकते हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। के सामने है, बोला जा रहा है हाल ही में चर्चा में रहे खिलाड़ी रोनाल्डो सिंह का संबंध किस खेल से है। हाल ही में चर्चा में रहे खिलाड़ी रोनाल्डो सिंह का संदर्भ किस खेल से है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रोनाल्डो सिंह एक खिलाड़ी हैं, इन दिनों ये चर्चा में आए हैं, ये कौन सा खेल खेलते हैं आपको बताना है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपके यहाँ यदि खिलाड़ियों से संदर्भित प्रश्न बनते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की जो संभावनाएं हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। रोनाल्डो सिंह की बात हो रही है। 4 खेल यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। पहला है फुटबॉल, दूसरा है साइकिलिंग, ठीक है, तीसरा है वेट लिफ्टिंग और चौथा है मुक्केबाजी। आपको बता दें अभी एक प्रतियोगिता हुई थी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, और जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम पड़ता है ये पड़ता है दिल्ली में, और यहीं पर एक प्रतियोगिता हुई थी और ये प्रतियोगिता थी साइकिलिंग की, ठीक है, साइकिलिंग की प्रतियोगिता थी। और इस साइकिलिंग की प्रतियोगिता में रोनाल्डो सिंह ने बेहतर प्रदर्शन किया। रोनाल्डो सिंह ने यहाँ पे पदक जीता, रजत पदक जीता। और आपको बता दें कि रोनाल्डो सिंह ने जो रजत पदक जीता ये भारत के इतिहास में पहली बार है कि कोई साइकिलिंग में पदक जीता हो, तो इसलिए ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि बात की जाए रोनाल्डो सिंह की तो इनका संबंध है मणिपुर से, और जब मणिपुर की बात आती है तो आप जानते हैं मणिपुर वही भूमि है जहाँ से विशेष रूप से मुक्केबाजी में, जहां से वेट लिफ्टिंग में खिलाड़ी निकल के आते हैं। यहाँ पे सबसे चर्चित खिलाड़ी यदि हम बात करें, मैरी कॉम का नाम आपने सुना होगा, मणिपुर से संबंधित हैं। मैरी कॉम के साथ साथ आपने 2 नाम और सुने होंगे, मीराबाई चानू का आपने नाम सुना होगा। मीराबाई चानू जो हैं ये भी यहीं से संबंधित हैं, मणिपुर से संबंधित हैं। इसके बाद एक नाम और इन दिनों चर्चा में आपको देखने को मिलता होगा, बाला देवी। तो ये जो खिलाड़ी हैं ये कहाँ से हैं, ये तीनों के तीनों खिलाड़ी हैं मणिपुर से। और साइकिलिंग के खिलाड़ी रोनाल्डो सिंह का भी संबंध जो है मणिपुर से है। अब इसमें मीराबाई चानू की यदि हम बात करें तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। बाला देवी की बात करें ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं, महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं। बाकी मैरी कॉम के बारे में आप सब जानते होंगे कि 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है मैरी कॉम, तो इनका नाम बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब साइकिलिंग के बारे में आपने देखा कि रोनाल्डो सिंह का जो संबंध है वो है साइकिलिंग से। साइकिलिंग के बारे में एक जानकारी और आपको बता दें कि साइकिलिंग की जो सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है, वैश्विक स्तर पर जो सबसे श्रेष्ठ प्रतियोगिता मानी जाती है साइकिलिंग की, उसको बोलते हैं टूर डे फ्रांस। टूर डे फ्रांस ये जो प्रतियोगिता है टूर डे फ्रांस, ये विशेष रूप से एक पर्वत श्रृंखला आप पढ़ते होंगे जिसका नाम है एल्ब्रुस। एल्ब्रुस पर्वत श्रृंखला में ये प्रतियोगिता होती है, विशेष रूप से फ्रांस में ये होती है। हालांकि एल्ब्रुस पर्वत के अंतर्गत फ्रांस, जर्मनी, इटली भी आते हैं और कई देश आते हैं जो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, वो अलग चीज़ आपकी हो जाती है। अब यहाँ पर हम क्यों पहुँच रहे हैं, यहाँ पर इसलिए पहुँच रहे हैं क्योंकि
देश है जर्मनी, ये भी एल्ब्रस के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जर्मनी में एक प्रांत पड़ता है, उस प्रांत का नाम है बवारिया। और ये जो बवारिया प्रांत है ये इन दिनों महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है स्लहलोस, SCHLOSS एल्मार। सेलोस एल्मार नामक जो स्थान है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर G7 की इस समय बैठक चल रही है, G7 की समिट चल रही है जर्मनी के बवारिया प्रांत में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें, आपका होमवर्क है, मैं यहाँ पे कुछ खिलाड़ियों के नाम लिख रहा हूँ, इनके बारे में आपको बताना है कि इनका खेल कौन सा है। पहला नाम है प्राची यादव। प्राची यादव की आप बारे में बताओगे कि ये कौन सा खेल खेलती थी। फिर आप बताओगे निखत जरीन के बारे में, निखत जरीन के बारे में कि ये कौन सा खेल खेलती थी। फिर आप बताओगे हर्षदा शरद गरुड़ के बारे में, हर्षदा शरद गरुड़ के बारे में कि ये कौन सा खेल खेलती थी। और इसके साथ साथ एक और नाम याद रख लीजिएगा, सुप्रिया जाटव। सुप्रिया जाटव, ये कुछ महिला खिलाड़ियों के नाम मैंने दिए हैं और आपसे होमवर्क में मैं पूछ रहा हूं कि प्राची यादव, निखत जरीन, हर्षदा शरद गरुड़ या सुप्रिया जाटव, ये 4 खिलाड़ी जो हैं ये कौन सा खेल खेलते हैं, इनका कौन सा खेल है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न हुई रणजी ट्रॉफी का नया चैंपियन कौन बना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खेल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या बोला जा रहा है? रणजी ट्रॉफी के बारे में बताएं, रणजी ट्रॉफी का नया चैंपियन कौन बना है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन चारों में से कौन सा है ये आपको बताना है। चलें, रणजी ट्रॉफी का नया चैंपियन कौन बना है? आप जानते हैं रणजी ट्रॉफी का जो चैंपियन है वो बना है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश ने किसको हराया है? 41 बार के चैंपियन महाराष्ट्र को हराया है। महाराष्ट्र रणजी में 41 बार का चैंपियन था, उसको इन्होंने हराया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रही है वो रही है चंद्रकांत पंडित की। ये इनका नाम आपने अवश्य सुना होगा, चंद्रकांत पंडित। चंद्रकांत पंडित कौन थे? ये मध्य प्रदेश टीम के मुख्य कोच थे और इनकी बहुत महती भूमिका रही है, इनका नाम आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो सरफराज खान का नाम आपको याद रखना है। सरफराज खान जो हैं ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे रणजी ट्रॉफी में, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बात हो रही है यहाँ पे क्रिकेट की, तो भारत में यदि हम बात करते हैं तो भारत में क्रिकेट की जो सर्वोच्च बॉडी है उसको बोलते हैं BCCI। इसका फुल फॉर्म होता है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा मुंबई में। वर्तमान समय में इसके प्रमुख हैं सौरभ गांगुली। और आपको बता दें कि BCCI के यदि CEO की बात किया जाए, सेक्रेटरी की बात किया जाए तो जय शाह इसके सेक्रेटरी हैं, यह भी आपको याद रखना चाहिए। ये तो हो गई BCCI की बात। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रिकेट की बॉडी है उसको बोलते हैं ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर दुबई अबू धाबी में आपको देखने को मिलता है। और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1909 में। वर्तमान समय में ग्रेग बार्कले जो हैं वो इसके प्रमुख हैं, ठीक है। इतनी जानकारी आपको क्रिकेट के बारे में होनी चाहिए। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बताएं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। चलें बताइएगा, कब मनाया जाता है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 तिथियां यहाँ पे दी हुई हैं, उस आधार पे आपको टिक करना है, बताएं। चले जवाब दीजिएगा। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आपको बता दें ये तिथि है 26 जून की। 26 जून को हम मनाते हैं। किसके द्वारा मनाया जाता है? UNODC द्वारा मनाया जाता है।
यूएनओडीसी का हेडक्वार्टर आपको वियना में देखने को मिलता है। यदि आपको यूएनओडीसी का फुल फॉर्म नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम द्वारा ये मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप वियना की बात करते हैं तो वियना में कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के हेडक्वार्टर हैं। आपको किन्हीं 3 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम बताने हैं जिनके हेडक्वार्टर वियना में हैं। किन्हीं 3 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के हेडक्वार्टर जिनके वियना में हैं, उनके नाम आप बताओगे। ये आपका होमवर्क नंबर 2 है इस करंट अफेयर्स के सेशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सभी को जवाब देना है। हाल ही में चर्चा में रहा रॉकेट जुल जनाह का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहा रॉकेट जुल जनाह का संबंध किससे है आपको बताना है। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ईरान या चीन? चलें, सभी को बताना है, फास्ट जवाब दीजिएगा। जितने लोग उपस्थित हैं जवाब दीजिए। आप कोई भी मैसेज करते हैं, भले ही या लाइव सेशन नहीं है लेकिन मैसेज मैं आपके प्रत्येक छात्र के पढ़ता हूं, तो प्लीज़ जवाब दीजिए। और आज लगभग 1 महीने बाद ये सेशन प्रारंभ हुआ है। अब ये निरंतर इस सेशन को हमें चलाना है, इसमें आप सबका सहयोग भी चाहिए। बताएं क्या बोला जा रहा है? हाल ही में चर्चा में रहा रॉकेट जुल जनाह का संबंध किससे है? किस देश से इसका संबंध है आपको बताना है। आपको बता दें, ये जो देश है ये देश है ईरान। किससे संबंध है इसका? ये देश है ईरान। तो सी विकल्प आपका सही उत्तर है। आप जानते होंगे ईरान के बारे में, निश्चित रूप से जानते होंगे, अभी हम उस पर आएंगे, लेकिन एक नाम आपने सुना होगा इन दिनों, सिमोर्ग। ये क्या है? सिमोर्ग नामक एक रॉकेट भी है ईरान में और एक कंप्यूटर भी है ईरान में। ईरान का जो एक नया सुपर कंप्यूटर बनाया है उसका नाम है सिमोर्ग। ये नाम आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें, जब बात हो रही है सुपर कंप्यूटर की, तो पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि वर्तमान समय में जो डेटा आया है उस आधार से यदि हम बात करें तो विश्व का सबसे द्रुततम जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है फ्रंटियर। ठीक है, फ्रंटियर। और इससे पहले कौन सा था? इससे पहले था फुगाकू। ठीक है, फुगाकू। ठीक है, तो याद रखना है वर्तमान समय में फ्रंटियर जो है ये सबसे द्रुततम सुपर कंप्यूटर है। पहले फुगाकू हुआ करता था, यह भी आपको जानने की जरूरत है। इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि अभी एक युद्ध अभ्यास हुआ है चीरू नामक, CHIRE। चीरू नामक एक सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में शुरू हुआ है। और आपको बता दें, ये जो चीरू 2022 सैन्य अभ्यास है ये 3 देश मिलकर कर रहे हैं। कौन कौन से? ईरान, रशिया और चाइना। याद रखिएगा, ईरान, रशिया और चाइना मिलकर एक सैन्य अभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम है चीरू। यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि जब बात आती है ईरान की, तो ईरान का एक शहर है जिसको बोलते हैं रामसर। रामसर शहर जो है, यहाँ पर आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए एक समझौता हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1971 में हुआ था और यह वर्ष 1975 में क्रियाशील हो गया था और लागू हुआ था। और उसी के बाद से पूरे विश्व में आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने का काम किया जाने लगा। और आज की तिथि में यदि हम बात करें तो भारत की जब बात करते हो तो भारत में प्रमुखता से जो आर्द्र भूमियां हैं, जिनमें से आपको जो लेटेस्ट याद रखना है वो याद रखिएगा, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात और साथ ही साथ हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश, ये नवीनतम हैं। और टोटल 49 आर्द्र भूमियाँ हो चुकी हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जब रॉकेट की हम बात कर रहे हैं तो एक और रॉकेट आपको बता दें, खैबर बस्टर नामक रॉकेट भी इसने बनाया है। KHY खैबर बस्टर। खैबर बस्टर नामक रॉकेट भी ईरान ने तैयार किया है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ईरान से या इजराइल की बात आती है या दक्षिण कोरिया की बात आती है, तो जहां भी इस तरह की चर्चा होती है आप इसको एक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का पेज बना लीजिए और उसी पर आप प्रतिदिन के जो भी घटनाक्रम इस तरह के मिलते हैं उसको आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान पूर्वी घाट के जीवों के बारे में
पूर्वी घाट के जीवों के बारे में जन जागरूकता का प्रसार करने के लिए कठपुतली का आयोजन किया जा रहा है। आप जान रहे हैं कि पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है। हालांकि पश्चिमी घाट में जीवों की बहुलता ज़्यादा है, लेकिन पूर्वी घाट में भी काफ़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। हालांकि उनका शिकार बड़े तेज़ी से हो रहा है, उनका विनाश बड़े तेज़ी से हो रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जन जागरूकता के प्रसार के लिए एक संस्था है जो काम कर रही है, वो इनमें से कौन सी है आपको बताना है। आपको बता दें, इसका नाम है एल्बीरा कंजर्वेशन इनिशिएटिव। ठीक है, एल्बीरा कंजर्वेशन इनिशिएटिव के द्वारा ये किया जा रहा है। ये गांव में जाते हैं, शहरी क्षेत्रों में जाते हैं और कठपुतली नृत्य के माध्यम से लोगों को वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर, वन्य जीवों को संरक्षित करने को लेकर ये जागरूक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मेनार पक्षी गांव किस राज्य से संबंधित है? मेनार पक्षी गांव किस राज्य से संबंधित है? ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये जो मेनार पक्षी गांव है, इस पूरे गांव को वेटलैंड का दर्जा मिल गया है, इसलिए ये चर्चा में है। और मेनार पक्षी गांव जो है ये उदयपुर में पड़ता है, और उदयपुर इन दिनों पूरे देश में छाया हुआ है, तो इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। मेनार पक्षी गांव उदयपुर से संबंधित है। अभी हमने पूर्वी घाट की चर्चा की थी, तो आपको पता है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पहले हुआ करती थी महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पूर्व में हम सब ने पढ़ा है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में यदि पूछ लिया जाए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है अरमाकोंडा। क्या याद रखना है? अरमाकोंडा। अरमाकोंडा जो है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और इसी को बोलते हैं जिंदा गाड़ा। तो ये भी याद रखना है, अरमाकोंडा है या जिंदा गाड़ा। ठीक है, जिंदा गाड़ा या अरमाकोंडा ये पूर्वी घाट की आज के समय में सबसे ऊंची चोटी है। यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1690 मीटर। यह भी आपको याद रखना। तो याद रखना है पूर्वी घाट की अब सबसे ऊंची चोटी हो गई है जिंदा गाड़ा या अरमाकोंडा। अब महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी नहीं रही। ये चोटी कहाँ पे है, किस नदी बेसिन में? यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताओगे गोदावरी नदी बेसिन में ये चोटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए इसको बताएं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथियों को दुर्घटना से बचाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वचालित हार्न लगाने का प्रस्ताव रखा है, प्रस्ताव पारित किया है? बताएं, वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने हाथियों को दुर्घटना से बचाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वचालित हार्न लगाने का प्रस्ताव किया है? आपको बता दें, जब बात आती है हाथियों की तो भारत के इन विकल्पों में से 3 राज्य ऐसे हैं, केरल, कर्नाटक और झारखंड, जिनका स्टेट एनिमल जो है वो हाथी है, एलिफेंट है। हाथियों की जब आप बात करते हो तो आप जानते हो प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था हाथियों को संरक्षित करने के लिए, और प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत थी वो 1992 में हुई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत बहुत सारे हाथी रिजर्व बनाए गए, बहुत सारे केंद्र बनाए गए हाथियों को संरक्षित करने के लिए। जैसे शिवालिक एलिफेंट रिजर्व उत्तराखंड में देखने को मिलता है, जैसे मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व, याद रखिएगा मयूर झरना अलग है, मयूरभंज अलग है। मयूर झरना, कुछ इसके नाम आपको पता होना चाहिए। मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व पश्चिम बंगाल, सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व झारखंड, मयूरभंज महानदी और संबलपुर, मयूरभंज महानदी और संबलपुर ये 3 एलिफेंट रिजर्व हैं उड़ीसा से संदर्भित, और लेमरू रिजर्व और तमोर पिंगला ये हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित। तो कुछ हाथी रिजर्वों के नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में अब प्रवृत्ति बदल रही है प्रश्न पूछने की। अब नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य कम पूछे जा रहे हैं और इस तरह से जो विशेष हैं वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि पिछले दिनों ना कह के पिछले वर्ष में यदि बोलूं तो ज़्यादा सही होगा कि भारत का पहला हाथी अस्पताल जो खोला गया वो मथुरा के चुरमुरा नामक स्थान पे खोला गया। यह भी फैक्ट है, पता होना चाहिए। भारत का एकमात्र हाथी अस्पताल जो है वो मथुरा में है, चुरमुरा में है, यह भी आपको जानकारी रखनी है।
ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा राज्य है जो स्वचालित हार्न लगा रहा है। स्वचालित हार्न लगाने का मतलब क्या है कि बहुत सारे जो पहले गलियारे हुआ करते थे, कॉरिडोर हुआ करते थे, आज सड़कों का जाल बिछ गया है। तो हाथी क्या करते हैं कि अपने गलियारे का ही प्रयोग करने के लिए ये जाते हैं, क्योंकि अब तो सड़कें बीच में आ गई हैं, तो ये सड़कों से होकर गुजरते हैं। और सड़क जो है वो नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे होने के कारण वाहन बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, जिससे अक्सर दुर्घटनाएं घटती हैं, जान माल की हानि होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो राज्य सरकार है, इन्होंने फैसला किया है कि अब हम क्या करेंगे कि इन हाईवे पर हम हॉर्न लगाएंगे, स्वचालित हॉर्न। और ये हॉर्न तब काम करेंगे यदि हाथी कहीं भी हाईवे पर आते हैं, तो ये जो हॉर्न है ये दोनों तरफ, हाथी जहाँ पे आया है उसके दोनों तरफ 1 किलोमीटर तक ये स्वतः बजने लगेंगे। और जिससे जो वाहन हैं 1 किलोमीटर तक जो हाईवे पे वाहन हैं, उनको ये पता चल जाएगा कि हाथी जो हैं वो हाईवे पे हैं, और वो गति को नियंत्रित करेंगे, जिससे जान माल की हानि नहीं होगी और हाथियों का भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है। इससे पहले प्रोजेक्ट बी भी शुरू हुआ था, आप जानते हो प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट बी जो शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था क्योंकि हाथी जो है, प्रोजेक्ट बी विशेष रूप से रेलवे ट्रैक से हाथियों को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। और प्रोजेक्ट बी क्योंकि हाथी जो है वो मधुमक्खियों से घबराते हैं, तो प्रोजेक्ट बी के अंतर्गत क्या था कि मधुमक्खियों की जो आवाज़ थी वो साउंड रेल की पटरियों पर सेट किए जाते थे, और जब भी ट्रेन को गुजरना होता था वो जो साउंड है वो कुछ समय पहले से ही बजने लगते थे। और जब मधुमक्खियों की आवाज़ आती थी तो उससे हाथी जो है ट्रैक से हट जाते थे, और जो यातायात था, रेल यातायात जो था वो बाधित नहीं होता था। तो हाथियों से संदर्भित आपको जो जानकारी होनी चाहिए निश्चित रूप से देने का प्रयास किया है। उम्मीद करता है इतनी पर्याप्त जानकारी आपको मिली होगी। हाल ही में किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक स्कीम शुरू की है? आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया है। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे बोला जा रहा है किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक स्कीम प्रारंभ की है। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक स्कीम मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक लाओ और बदले में कुछ लेके जाओ। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? यहाँ पे 75 रुपये दिया जा रहा है। आप सिंगल यूज प्लास्टिक लेके जाओ और 75 रुपये पर केजी के हिसाब से वापस लेके आओ। ठीक है। तो ये शुरू किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बोला है कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक लाइए, 1 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक का हम आपको 75 रुपये देंगे। निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है, क्योंकि इससे पर्यावरण को सुरक्षित स्वच्छ बनाए रखने में मदद होगी। सिंगल यूज प्लास्टिक यदि हम इसी बहाने इकट्ठा करते हैं, इसी बहाने हम सरकार के जो संस्थाएं हैं उनको देते हैं, तो निश्चित रूप से जो पारिस्थितिक तंत्र हमारा है वो मजबूत होगा और एक बेहतर कदम कहा जा सकता है। तो इसको शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में NIA के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो, 3 संस्थाएं आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक हो गया NIA, एक हो गया रॉ और एक हो गया IB। तो तीनों संस्थाओं के बारे में आपको बता दें, रॉ, IB और NIA, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि हम NIA की बात करें तो NIA के जो प्रमुख हैं वर्तमान समय में हैं दिनकर गुप्ता। ठीक है। तो NIA के प्रमुख कौन है? दिनकर गुप्ता। यदि आपसे पूछ लिया जाए रॉ के प्रमुख कौन है, तो रॉ के प्रमुख हैं सामंत गोयल। ठीक है, सामंत गोयल हैं रॉ के प्रमुख। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि IB के प्रमुख कौन है, तो IB के प्रमुख हैं तपन देका। इनका भी नाम आपको याद रखना है। तो तपन देका IB के, सामंत गोयल रॉ के, और तीसरा नाम दिनकर गुप्ता वो बने हैं NIA के प्रमुख। ठीक है। चलिए, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं? राजस्थान के किस जिले में हाल ही में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं? आपको बता दें खंडेला तहसील पड़ता है। खंडेला तहसील के रोहिल में ये पाए गए हैं। और ये जिला कौन सा आता है? ये जिला आता है सीकर। तो सीकर जिले में ये पाए गए हैं। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताइए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस PC महालनोबिस का जन्मदिवस होता है। इन्हीं के कार्यों और योगदान को हम
याद करने के लिए जो है ये दिवस मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 29 जून को हम मनाते हैं इस दिवस को। तो 29 जून इसका सही उत्तर है। पीसी महालनोबिस का नाम आपने सुना होगा। इनका पूरा नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस और इस बार का जो थीम था वो था सतत विकास के लिए आंकड़े। सतत विकास के लिए आंकड़े इस बार की थीम थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी जानकारी यदि आपको है तो निश्चित रूप से कोई भी समस्या करंट अफेयर्स में आपको नहीं होने वाली है। जो भी फैक्ट बताए गए हैं उनको रटिए, उनको याद करिए और इससे अपनी चीज़ों को और बेहतर बनाइए। तो आज की जो चर्चा है वो यहीं पे समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे और मुख्य परीक्षा को लेकर कल से कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।